हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओपन अकेडमी। मैं गौरव पचौरी आपके लिए लेके आया हूँ इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज का अगला लेक्चर। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में बात की थी फंडामेंटल राइट की, मौलिक अधिकारों की, और इसमें हम बात करेंगे कि भाई वहीं से आगे करेंगे। आर्टिकल 19 की बात कर रहे थे हम, अनुच्छेद 19 की बात कर रहे थे, और उसके आगे हम देखेंगे भाई कौन कौन से आर्टिकल हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएँ हैं ना, तो सारी बातें अपन कवर कर लेंगे। ओके, तो आपको दिख रहा है भैया, शुरू पहले तो एक बार हम क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं पिछली क्लास का कि हमने क्या क्या पढ़ा था। आपको पता है फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, भाग 3 है ना, अनुच्छेद 12 से 35 याद है ना आपको। कहाँ से लिए गए भैया, तो आपको पता है यूएसए से लिए गए है ना। और आगे बात करें भाई, मूल संविधान में इनका उल्लेख है ना, और इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, राजनीतिक है ना, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, आपको पता होना चाहिए है ना। और लक्ष्य किनका है, ये सरकार का है। दृष्टिकोण कैसा है इनका, मोस्टली नकारात्मक है। क्या ये न्यायोचित है, मतलब इनको लेके कोर्ट जाया सकता है, बिल्कुल हाँ सही बात है भाई, ये हमारी सुरक्षा करते हैं और हम इसे लेके बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जहाँ भी जाए वहाँ जा सकते हैं है ना। अगर बात करें हायरार्की की, पदानुक्रम की, तो भाई सभी हमारे फंडामेंटल राइट बढ़े हैं किनसे, डीपीएसपी से, और कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो डीपीएसपी बढ़े हैं फंडामेंटल राइट से, वो अपन आगे देख लेंगे, ठीक है ना। और बात करें हमने दोस्तों, एक और बात बोली थी कि भाई ये नागरिकों के लिए हैं और विदेशी लोगों के लिए है। और भाई नागरिक हैं हम, तो हमारे लिए सभी अलाउड है ना, सबके सब आर्टिकल हमारे लिए अलाउड है। और अगर बात करें सब फंडामेंटल अलाउड है। और बात करें विदेशी की, तो भाई हम आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 को बिल्कुल नहीं देंगे। किनको, विदेशी लोगों को। क्योंकि दोस्तों हम बात करेंगे, अपन ने पिछली क्लास में बात की थी ना कि आर्टिकल 15 में हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं है ना। तो क्या हम विदेशी लोगों को आरक्षण देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे भाई। हमारे यहाँ खुद की पूर्ति नहीं हो पा रही है ना, हमारे यहाँ खुद इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, इतना खुद मतलब हमारे यहाँ पे समस्याएं। तो हम कैसे आर्टिकल 15-16 में हमने बात की थी, कहाँ हम रिजर्वेशन दे देंगे, नहीं देंगे ना भाई, बिल्कुल नहीं देंगे। तो भाई हम 15-16 को ध्यान रखना है। अब बात करें 19 की दोस्तों, तो भाई 19 में क्या है, फ्रीडम की बात कर रहे हैं। क्या दोस्तों हम किसी विदेशी आदमी को अपने देश में इतनी फ्रीडम दे देंगे कि यहाँ आके वो कुछ भी बोले, है ना, नहीं ना। तो भाई एक मर्यादा में रखने के लिए, ऐसे तो भाई जो हमारे और कंट्री, अदर कंट्री है ना, जो हमारे मतलब एक तरह से दुश्मन देश हैं या जो भी हैं जहाँ हमारी सरकार की बनती नहीं है, तो वो तो लोग यहाँ आके बहुत मुश्किलें खड़ी कर देंगे हमारे लिए। तो हम इन लोगों को कतई भी ऐसी लिबर्टी नहीं देंगे कि भाई जहाँ आके हमारे खिलाफ कुछ भी बोले या सरकार के खिलाफ कुछ भी बोले। ये हक सिर्फ हमें भारतीय लोगों को है कि भाई तुम कुछ भी बोलो सरकार के खिलाफ, एक दायरे में रह के, ठीक है ना। अच्छा दोस्तों, मैं एक और बात बोल दूँ चलते चलते, आपको ये बात कतई ध्यान रखनी है कि भाई जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार हैं, जो भाई ये लिमिटेड हैं, मतलब ये असीमित नहीं है कि भाई जितने ज़्यादा असीमित हों है ना, कुछ भी यूज करो इनके मौलिक अधिकारों का, वो नहीं। कैसे, सीमित है, ठीक है ना, एब्सोल्यूट है ना, सीमित है, बिल्कुल एब्सोल्यूट है, अनलिमिटेड नहीं है भैया। इतना ध्यान रखना है कि फंडामेंटल राइट है ना, कतई बिल्कुल दिमाग में रख लेना है कि भाई मौलिक अधिकार है वो कैसे लिमिटेड है ना, एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। और भाई 29-30 की अपन आगे बात करेंगे है ना। और आर्टिकल 21 पता है आपको कि भाई राइट टू एजुकेशन है ना, जो भाई अपने 86वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, आपको पता होनी चाहिए है ना। 86 संविधान संशोधन अधिनियम में जोड़ा गया था, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। आगे बात करें इमरजेंसी की, तो भाई 20 और 21 को छोड़कर सभी के सभी अनुच्छेद क्या हो जाएंगे, निलंबित हो जाएंगे, ठीक है ना। बस आगे चलते हैं। राज्य की परिभाषा अपन ने कर ली थी, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, क्या राज्य की परिभाषा होती है, सारी चीज़ आपको कवर है भाई। आर्टिकल 13 पता ही है ना, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए जो भी प्रोविजन होंगे और जो कानून जो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करेगा वो उसके सामने क्या होगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा, मतलब असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे चले, 14 पता ही है आपको, आर्टिकल 14, 15 पता ही है, 16 पता है भाई, 17 पता है, अपन ने पिछली क्लास में कवर किया था, 18 भी पता है ना। 17 में क्या ध्यान रखना है भैया, आपको पता है ना 17 का, कि भाई ये सरकार के साथ साथ जो व्यक्तिगत लोग हैं, जो निजी लोग हैं, उनके खिलाफ भी हम जा सकते हैं ऐसे हालात में। क्योंकि कोई हमारा व्यक्तिगत आदमी वो भी हमसे अगर कुछ गलत बोलता है, कोई गलत भाषा का इस्तेमाल करता है, और जहाँ पे हमें अनटचेबिलिटी दिखाई देती है ना, ऐसे हालात में हम उसके खिलाफ भी जा सकते हैं। मतलब अगर मैं आपसे कुछ बोलूँ गलत, जो आपकी भावनाओं को बहुत ज़्यादा क्षति पहुँचाए, तो आप मेरे खिलाफ भी फंडामेंटल राइट के थ्रू जा सकते हैं और कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल।
आगे बात करें दोस्तों तो आपको पता है ये अपन ने फ्रीडम वाले की बात करी, लिबर्टी की बात करी, तो हमने 4-5 चीज़ देखी है ना। हम जो बोलने के अधिकार है ना, शांतिपूर्ण सम्मेलन, आप आराम से कहीं पर भी अब सम्मेलन कर सकते हो शांतिपूर्ण, पीसफुली, है ना, दंगा नहीं करेंगे हम, नहीं तो जेल, सरकार आपको जेल में फिट कर देगी। और संघ बनाएंगे, यूनियन बनाएंगे, बिल्कुल बनाओ भाई साहब, कहीं भी घूमो, तुम्हारा मन है कहीं भी जाओ, है ना, कहीं भी निवास करो, कहीं भी घर बनाओ। संपत्ति, भाई पहले संपत्ति क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी था, वो भाई अधिकार था हमारा, लेकिन इसे खत्म कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन में, आपको पता होना चाहिए। कहीं भी व्यापार करो, कोई सा भी व्यापार करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों आर्टिकल 20 की बात करें तो बिल्कुल पता होनी चाहिए। हम आगे बात कर रहे हैं आर्टिकल 20 की। अपराधों के लिए 2 सिद्धि से संरक्षण, मतलब अपराध के लिए 2 सिद्धि से संरक्षण। मैंने क्या क्राइम किया ये मैं नहीं बोलूँगा जब तक सरकार प्रूफ नहीं कर देती है ना, कोई कानून प्रूफ नहीं कर देता है, उसके लिए कोई कानून होना चाहिए, लीगल कानून, तभी भाई तुम मेरे ऊपर एक्शन ले सकते हो। अदरवाइज ऐसे नहीं कि तुम मुझसे ज़बरदस्ती बुलवाओगे भाई तूने क्राइम किया है, नहीं। ऐसे हालात में खुद तुम्हारा प्रशासन और शासन ये सारी चीज़ें सिद्ध करेंगे भाई तुमने ये कोई क्राइम किया है या कोई तुम्हारे दोष है या नहीं है, वो सारी चीज़ें जिम्मेदारी सरकार की है ना, और लॉ की है। मैं अपने खिलाफ खुद ही या अपने मन से ही खुद से, मुझे कोई प्रेशराइज नहीं करेगा, है ना, दबाव नहीं डालेगा कि भाई तुम अपने खिलाफ ही गवाही दो, ऐसी बातें करो, ठीक है ना। आगे बात करें भाई आर्टिकल 21। भाई देखो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है 21। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो चीज़ें तुम्हें कहीं दिखाई ना दें, है ना, किसी भी आर्टिकल में, वो चीज़ें तुम्हें कहाँ दिखाई देंगी, आर्टिकल 21 में, है ना। आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ, और दोस्तों हमारा जीवन से जुड़े हुए जितने भी हमारे जो मुद्दे हैं ना, वो सब आर्टिकल 21 में, अनुच्छेद 21 में, चाहे वो जीने का अधिकार, हवा पानी का अधिकार, है ना, खाने का अधिकार, मतलब सारे अधिकार जितनी बात करूँ ना ओवरऑल जो हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेट करके हैं, है ना, वो सब आर्टिकल 21 में। तो राइट टू लाइफ एक मतलब इसका मेन शब्द है, बाकी सारी चीज़ें जो बची हुई है ना वो सब किस में है, आर्टिकल 21 में, ठीक है। तो अनुच्छेद 21 में क्या है भाई, जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, भाई हमें पूरा अधिकार है ना, सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो आपको सारी चीज़ें दोस्तों ध्यान रखनी है कि पानी का अधिकार, है ना, जो भी मतलब ऐसी चीज़ें हों, वायु का अधिकार, सांस लेने का अधिकार तक की बात करें तो भाई वो आर्टिकल 21 में है ना, ठीक है। आगे बात करें अनुच्छेद 21 का है ना, अभी बताया था। तो शिक्षा का अधिकार है भाई, कब जोड़ा गया था, 86वें संविधान संशोधन में 2002 में जोड़ा गया था, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। और इसमें बोला गया था कि 6 से लेके 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, मतलब निःशुल्क शिक्षा, किसने, 6 से लेके 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, कौन से में, आर्टिकल 21 के ए में, है ना दोस्तों, देख पा रहे हो आप 21 का ए। तो 21 के ए में आपको दिख पा रहा होगा भैया का अनुच्छेद 21 के ए में हमारा क्या है, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, ठीक है ना। तो भाई शिक्षा का अधिकार कब बना था हमारा, 86वां संविधान संशोधन, ठीक है ना दोस्तों, याद रखना है, ये नोट कर लेना है, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, ठीक है ना, याद कर पाओगे, ठीक है। अनुच्छेद 22 भैया बिल्कुल याद रख लो, अनुच्छेद 22 में क्या है, कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निर्दोषता से संरक्षण, ठीक है। इसका मतलब दोस्तों हमें कोई ऐसे डायरेक्टली अरेस्ट नहीं कर सकता, है ना, हमें जब तक कोर्ट हमारे लिए सम्मन, मतलब कोर्ट से हमारे ऑर्डर नहीं आता तब तक, है ना, तो ऐसे पुलिस हमें अरेस्ट नहीं कर सकती जब तक पुलिस के पास कुछ प्रूफ हो, है ना, तभी पुलिस हमें अरेस्ट कर सकती है। ऐसे हालात में भाई और कोई क्राइम होता भी है, गिरफ्तारी होती भी है, तो भाई 24 घंटे के अंतर्गत हमें कोर्ट के सामने उस व्यक्ति को पेश करना होगा। ये जिम्मेदारी किसकी है, प्रशासन की है। किसकी जिम्मेदारी है, प्रशासन की, कि भाई ऐसे हालात में हम 24 घंटे के अंदर उस विक्टिम को क्या करेंगे भैया, कोर्ट के सामने पेश करेंगे। तो हम दोस्तों ये प्री के बेसिस पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो हमें शॉर्ट में जल्दी जल्दी याद करना है ना, देख लेना है कि भाई आर्टिकल 22 में 24 घंटे की बात जो बोली गई है ना, वो आर्टिकल 22 में बोली गई है, हमें इतना ध्यान रखना है हमें, है ना, ठीक है, ओके। बाकी तो देखो अपन मेंस की लेवल पे जाएं तो यहाँ पे आर्टिकल 20, 21, 22 तो बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ता है ना, मतलब घंटों के हिसाब से। लेकिन हम यहाँ प्रीलिम सेंट्रिक हम पढ़ रहे हैं ना, या फिर जो भी स्टेट एग्जाम है हमारे, या जो भी हमारे SSC एग्जाम है, इनके हिसाब से अगर देखें ना तो इतना हमारे लिए काफ़ी है ना, ओके। तो हमें भाई आर्टिकल 22 में 24 घंटे की जो गिरफ्तार आवर की बात करी है ना, वो इसी में बात बोली गई है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब भैया अपन ने एक चीज़ देखी कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था,
मैं आपको लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा, ठीक है ना, कि हमें इसे कितने अधिकार हैं और इनकी सबके अधिकार कितने कितने आर्टिकल हैं। तो वो आपको आर्टिकल एक बार एक सीरीज में याद रखने, क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि इनमें से मान लो शोषण के विरुद्ध अधिकार में कितने अधिकार हैं, है ना, ऐसी स्वतंत्रता के अधिकार में कितने अधिकार हैं, सब में अलग अलग पूछ लिया जाता है। तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा, ठीक है, लास्ट में शोषण के विरुद्ध अधिकार, भाई एक्सप्लॉयटेशन, है ना, तो अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, हम देखेंगे यहाँ पे। तो भैया एक चीज ध्यान रखनी है, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, हमारे पास 2 आर्टिकल हैं जिनमें बात बोली गई है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो कितने आर्टिकल हैं? आर्टिकल 2, है ना, 23 और 24। तो इनमें हम दोनों के बारे में बात कर लें, बिल्कुल कर ले भाई। तो मुद्दा ये है कि भाई सर ये करें तो करें क्या इनका आर्टिकल का, तो भाई करना ये है कि ये मानव दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम से संरक्षण, मतलब भैया ह्यूमन ट्रैफिक जानते हो ना, किसी औरत को बेचना, किसी लड़की को बेचना, किसी लड़के को बेच देना, ये सब का ह्यूमन ट्रैफिकिंग है भैया, है ना, इनका इलीगल प्रयोग करना, ये सब का ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। तो भाई मनुष्य को हम ऐसे कोई व्यापार नहीं कर सकते, कोई देह व्यापार की बात करें, है ना, तो ऐसे हालात में हमें आर्टिकल 23 में संरक्षण मिलता है कि भाई हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं करते, मानव दुर्व्यापार नहीं कर सकते, किसी व्यक्ति को या किसी महिला को इस तरीके से कोई ट्रेड नहीं कर सकते इनका, है ना, समझ पा रहे हो ना आप। और भाई बलात् श्रम जानते हो दोस्त, फोर्स लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, क्या ध्यान रखना है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर से प्रोटेक्शन चाहिए हमको। मतलब दोस्तों मान लो एक समय के लिए, मान लो मुझे जरूरत हुई पैसों की और मैंने आपसे पैसे ले लिए, ठीक है ना, तो आपने मुझे पैसे दे दिए। अब मान लो मैंने आपको वो रीपे नहीं कर पाए, है ना, तो अगर रीपे नहीं कर पाए किसी भी कारण बस, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई तुम मुझे पकड़ के अपने घर ले जाओ कि भाई तू मेरे घर पे काम कर, बर्तन साफ कर, है ना, और बाकी सारे काम कर, मेरी गाड़ी साफ कर। ऐसे हालात में भाई ये सब इलीगल है। हम किसी व्यक्ति को ऐसे हालात में फोर्स लेबर, मतलब उसे दबा के काम नहीं करवा सकते, है ना। अगर वो रीपे नहीं करवा पा रहा है या कोई समस्या है तो वो एक समस्या है भाई, उसको समस्या की तरह सॉल्यूशन देना है ना। तो भाई ह्यूमन ट्रैफिक क्या समझ गए ना दोस्तों, आपको इसका क्या मतलब है। तो भाई हमको पता होना चाहिए मानव दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम मतलब फोर्स लेबर, बलात् मतलब जबरदस्ती काम नहीं करवाओ किसी पे, ठीक है ना, इतना ध्यान रखना है। ओके 24 देख लो दोस्तों, 24 में क्या है, तो अनुच्छेद 24 बोलता है कि कारखानों में बच्चों की रोजगारी का निषेध, बच्चे कारखाने नहीं जाएंगे। तो भाई ठीक है, देख लेते हैं क्यों नहीं जाएंगे। क्योंकि दोस्तों आपको पता है जो छोटे बच्चे होते हैं वो मतलब इतने डेंजर जोन में, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, है ना, जो डेंजर वर्क होते हैं वहाँ पे उनका काम करना इतना आसान तो है नहीं है। तो ऐसे हालात में सरकार ने ये जिम्मेदारी दी, मतलब हमारे संविधान ने ये बोला कि भाई तुम छोटे बच्चों से फैक्ट्री में काम नहीं करवाओगे कतई, है ना। तो ऐसे हालात में हमने बोला कारखानों में बच्चों की रोजगार का निषेध, मतलब हम फैक्ट्री में बच्चों को नहीं भेजेंगे। तो आपको पता भी होगा बहुत सी कंपनियां होती हैं, फैक्ट्री होती हैं या कोई वर्कशॉप होते हैं, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे होते हैं और वो काम कर रहे होते हैं। तो हमारी टीम आती है ना, तो वो टीम आती है सरकार की, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन की, कोई ना कोई एजेंसी आ जाती है, तो वो भाई वो करती है, इन्वेस्टिगेट करती है ना, सीबीआई की मतलब रेड पड़ जाती है वहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं। वही जो ह्यूमन राइट कमीशन वाले आते हैं ना, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वाले आ जाते हैं। तो कोई कुल मिला के क्या है कि हमें छोटे बच्चों से काम नहीं करवाना, उन्हें ऐसे डेंजर जोन में नहीं रखना कि उनकी जान को खतरा हो। लेकिन दोस्तों मुद्दा ये है कि ऐसी कुछ, लेकिन जो बहुत सारे हमारे एक्ट है ना, उन एक्टों में बोला गया है, मान लो जो हमारे फिल्म में छोटे बच्चे काम करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो भाई ऐसे वर्क जहाँ पे बच्चे को कोई डेंजर जोन ना हो, जहाँ पे आर्ट की बात हो रही हो, कलाकारी की बात हो रही हो, है, ऐसे हालात में भाई सरकार अलाउड करती है कि भाई बच्चे को कोई स्किल डेवलपमेंट का काम हो, है ना, तो वहाँ पे आराम से तुम काम कर सकते हो, कोई प्रतिबंध नहीं है। बस ये डिसाइड कौन करेगा, सरकार के भाई कौन सा काम डेंजर जोन का है, कौन सा काम डेंजर जोन का नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है ना, कौन सा काम खतरे का है, कौन सा नहीं है। ऐसे हालात में काम को देखे, जैसे आपको पता है फिल्मों में बच्चे काम करते हैं, तो वो भी तो छोटे बच्चे हैं, 5-5 साल के बच्चे काम करते हैं फिल्मों में, तो ऐसा नहीं है, है ना। तो वो सारा दायरा तय करते हैं कौन, सरकार तय करती है कि कौन से बच्चे कहाँ काम करेंगे या नहीं करेंगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आर्टिकल 23 में क्या ध्यान रखना है, फोर्स लेबर, बलात् श्रम, मतलब हम जबरदस्ती काम नहीं करवाएंगे। 24 में क्या है भैया, बच्चों से काम नहीं करवाएंगे, कहाँ पे, कारखाने में, ठीक है। आपको चीज क्लियर हो गई। लेकिन मुद्दा ये है दोस्तों, एक और सवाल है, हमने आर्टिकल 17 पढ़ा था, आपको याद है ना, अनुच्छेद 17,
अनुच्छेद 17 आपको याद है भैया, जिसमें बोला गया था कि भाई हम क्या नहीं करेंगे, छुआछूत की बात नहीं करेंगे, है ना, मतलब अनटचेबिलिटी की बात नहीं करेंगे। अगर कोई ऐसी बात बोलते हैं तो हम सरकार के साथ साथ निजी व्यक्ति के खिलाफ भी जा सकते हैं, है ना। निजी व्यक्ति जानते हो ना, मैं और आप सब निजी व्यक्ति हैं, प्राइवेट पर्सन है ना। तो ऐसे हालात में अनुच्छेद 17 में हमने बोला था कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के खिलाफ जाएंगे। और दोस्तों ये भी तो हम जाएंगे, ये गलती केवल सरकार थोड़ी नहीं कर रही, हम भी तो कर रहे हैं। जैसे मैं हूं, आप मुझे दबा रहे हो, है ना, या आप मुझसे जबरदस्ती काम करवा रहे हो, तो आप मेरे खिलाफ भी जा सकते हैं। तो हमारे मौलिक अधिकारों में 3 अधिकार ऐसे हैं, 3 आर्टिकल ऐसे हैं भैया जो ध्यान रखने हैं, जो सरकार के साथ साथ व्यक्तिगत के खिलाफ भी जा सकते हैं, निजी व्यक्ति के खिलाफ भी जा सकते हैं। कौन कौन से आर्टिकल हैं पता होनी चाहिए, अभी याद कर लो 1 मिनट में भाई। 17, 23, 24 कितने, 17, 23 और 24 नोट डाउन कर लो भैया फटाफट। 17, 23, 24 जो निजी व्यक्ति के साथ साथ सरकार के साथ साथ दोनों के खिलाफ जा सकते हैं, ठीक है ना। आपको ये ध्यान रखना है, बिल्कुल क्लियर, मतलब दिमाग में क्लियर रखना है। और ये वाला फेवरेट क्वेश्चन हो जाता है हमारे स्टेट पीसीएस में, और ऐसे हमारे जो जितने एग्जाम है सिविल के, उनमें बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, ठीक है ना। तो 17, 23, 24 3 आर्टिकल हैं जो, क्योंकि भैया फैक्ट्री में जाएंगे, अगर मान लो फैक्ट्री किन की होती है, आम आदमी की। मान लो मेरी कोई फैक्ट्री है आपका बच्चा काम करता है, आपका पड़ोसी बोले अभी कि चल इस फैक्ट्री में वो छोटा बच्चा काम कर रहा है, चल मैं चलता हूँ, मैं देखता हूँ उसे, तो भाई वो मेरे खिलाफ ही एक्शन ले लेगा क्योंकि मेरी फैक्ट्री है, समझ गए ना। तो आर्टिकल 23, 24 और 17 3 आर्टिकल ऐसे हैं भैया हमें जो ध्यान रखने हैं, जो शोषण के विरुद्ध। अभी इसमें दोनों आर्टिकल है जो भाई फैक्ट्री में नहीं जाएंगे, समझ पा रहे हो ना, ठीक है। आगे बोले भैया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब रिलीजियस की बात कर रहा है, रिलीजन की, है ना। तो भाई रिलीजन फ्रीडम की बात करें, रिलीजियस फ्रीडम की बात करें तो आर्टिकल कितने कौन कौन से अपन एक बार में देख लेंगे, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 25 अंतरकरण तथा धर्म की प्रकटन अभ्यास प्रचार, ये सारे शब्द लिखें, पढ़ लो, देख लो एक बार। अंतरकरण, धर्म की प्रकटन, अभ्यास, प्रचार, भैया ये सारी चीज लिखी हो, उनके बावजूद अपन को एक शब्द यहां ध्यान रखना है, प्रैक्टिस। ठीक है, तो भाई प्रैक्टिस को ध्यान रखना है। तो प्रैक्टिस का मतलब क्या है भैया, हम कौन से धर्म को माने ये हमारी प्रॉब्लम है, हमें किस धर्म में बिलीव रखना है वो ये हमारी प्रॉब्लम है ना। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को चुनने का, उसमें बिलीव करने का, उसमें विश्वास रखने का, ये उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है। वो कौन से भगवान को मानता है वो उसकी प्रॉब्लम है भैया, सरकार कुछ नहीं बोलेगी इसमें। और आप कोई पड़ोसी आदमी है वो कुछ नहीं बोलेगा कि भाई तुम कौन से भगवान को मानते हो, तुम कौन से धर्म को मानते हो, ये हमारा अधिकार है भैया, अधिकार है, ठीक है ना। तो हमें इतने शब्द ध्यान रखने हैं, उनमें से एक ध्यान रखना है प्रैक्टिस, अभ्यास, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे टर्म है ना। तो भाई हमें कौन से में बिलीव करना है, कौन से गॉड को मानना है, कौन से धर्म को चुनना है, किसको प्रकट करना है ना, और किस धर्म का प्रचार करना है, ये हमारी प्रॉब्लम है ना। हम देखेंगे इन सब की हमें क्या है, फ्रीडम है ना, स्वतंत्रता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये शब्द समझ में आ रहे हैं ना, बिल्कुल आ रहे होंगे। अनुच्छेद 26 की बात करें भैया तो आपको पता है अनुच्छेद 26 में क्या है, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। शब्द ध्यान रखना है कौन सा, एक मैनेजमेंट, क्या मैनेजमेंट, यहाँ पे प्रैक्टिस, यहाँ पे मैनेजमेंट। तो भाई 25 में क्या है, प्रैक्टिस है, और 26 में क्या है, मैनेजमेंट, प्रबंधन की बात कर रहे हैं। तो अनुच्छेद 25 और 26 में कुछ अंतर है, हाँ है, क्योंकि 26 में हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, प्रबंधन की बात कर रहे हैं। तो भाई धार्मिक मामलों में प्रबंधन, मैनेजमेंट की पूरी फ्रीडम है हमें कैसे मैनेजमेंट करना है ना, कैसे प्रावधान रखने हैं, उनके क्या क्या मतलब बंदोबस्त कर सकते हैं हम धर्म के लिए, है ना, वो हमारी पूरी तरह से फ्रीडम है ना, सही बात है ना, बिल्कुल। अनुच्छेद 27 की बात करें भैया, किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए कर भुगतान की स्वतंत्रता, ठीक है ना। तो जितनी टैक्स की बातें करेंगे ना भैया, तो 27 में एक बात बोली गई है कि भाई हम किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए कर भुगतान करने की स्वतंत्रता। तो भाई उसकी मर्जी है वो किसको पे करता है, तुम ऐसे इलीगली किसी से बोल नहीं सकते भाई तो टैक्स पे कर। कोई व्यक्ति है, मेरा मन है मैं किसी को दान दूं ना दूं, टैक्स पे। इस मामले में टैक्स की बातें बोली है ना, वो कौन से आर्टिकल में बोली है भाई, कौन से आर्टिकल में, 27 में। तो भाई टैक्स के मामले की सारी बातें हमें आर्टिकल 27 में बोली गई है ना। तो यहाँ पे क्या है भैया, प्रैक्टिस है, यहाँ पे क्या है, मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, यहाँ पे क्या है भैया, टैक्स है। तो 25, 26, 27 तीनों याद है ना आपको, बिल्कुल ठीक है। अनुच्छेद 28, कुछ शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों, है ना, और धार्मिक उपासना के लिए उपस्थिति होने की स्वतंत्रता। भैया आपकी मर्जी है
कि भाई आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो, है ना, कौन से स्कूल में मदरसा में पढ़ते हो या वैसे नॉर्मल स्कूल में पढ़ते हो, है ना, गोकुल में पढ़ते हो। भाई ऐसे मामले में पर कोई जनरल स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ें, तो ऐसे मामले में मेरी मर्जी है मैं कौन सी प्रार्थना गाऊँ नहीं गाऊँ, है ना, ये मेरी प्रॉब्लम है ना। तो आपको याद रखना कि कुछ शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों, भाई जो रिलीजियस जो डायरेक्शन होते हैं ना, उनकी बातें बोली गई हैं कि वो धार्मिक उपासना कौन से मतलब धर्म में बिलीव करे, कौन सी मतलब प्रार्थना गाए, वो भाई उस बच्चे की, उस स्टूडेंट की प्रॉब्लम है, उसको वो पूरी तरह से फ्रीडम है ना। तो आप अपन जिस स्कूल में पढ़ते हैं कोई सी प्रार्थना गाएं ना गाएं, वो भाई तुम्हारी, हम किसी को जबरदस्ती ये नहीं बोलेंगे भाई तू ये वाली प्रार्थना कर या ये वाले नियम मान। ऐसे मामले में कुछ धार्मिक नियम भी है, वो हाँ हमारे एजुकेशन मामले में इंटरफेयर करते हैं, ठीक है ना। ओके, आगे चलते हैं। अब देखो दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट याद रखने हैं, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ठीक है ना। अनुच्छेद कौन कौन सा है? 29, 30, ठीक है। कौन से आर्टिकल हैं? 2 हैं, 29 और 30। तो भाई क्वेश्चन यही आता है कि इनमें से कौन सा सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार है। तो भाई छांट लेना, खुद एलिमिनेट कर लेना, याद कर लेना, ये देख लेना कि भाई ये कौन सा है। अभी अपन कंफ्यूज कहाँ होंगे, आर्टिकल 25, 26, 27, 28 है ना, वहाँ से उधर क्या बोला था भाई, संस्थानों में, है ना, धार्मिक स्वतंत्रता की बात बोली है ना, इंस्टीट्यूट में, है ना, एजुकेशन में, स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ पे क्या बोलिया भैया, अल्पसंख्यक, अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अच्छा दोस्तों, अल्पसंख्यक क्या होता है? दोस्तों अल्प का मतलब क्या होता है? कम। आपको पता है ना, अल्प का मतलब होता है कम, संख्यक मतलब संख्या, जो संख्या में कम हो वो सब अल्पसंख्यक हैं। तो अल्पसंख्यक का मतलब वो नहीं है जो आप सोचते हो कि बहुत जो निचले स्तर के लोग हैं या कोई लोअर क्लास है, ऐसा नहीं है भैया, हमें पूरा फोकस रखना है। एक होता है माइनॉरिटी, एक होता है मेजॉरिटी। तो भाई आपको पता होना चाहिए, है ना, माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी। तो ऐसे दोस्त, ऐसे जो धर्म है जो कम संख्याओं में कम है, जैसे जैन लोग हैं, बुद्ध लोग हैं, पर्शियन लोग हैं, ये सब इंडिया में है ना, देखा है संख्याओं में कम है। मुस्लिम लोग हैं, आपको पता है ना, ये संख्या में कम है। तो जैन, बौद्ध, मुस्लिम, ये सब कितने संख्या में कम है, तो ये किस में आते हैं? अल्पसंख्यक में, है ना, माइनॉरिटी में। और मान लो जैसे हिंदू है, हिंदू तो माइनॉरिटी में नहीं है, ये कैसे हैं? हिंदू लोग किस में है? मेजोरिटी में। तो आपको पता होना चाहिए जो हिंदू लोग हैं वो मेजोरिटी में, इसे इसका मतलब ये बहुसंख्यक बोलते हैं, इसे क्या? बहुसंख्यक, ठीक है। और ये अल्पसंख्यक, क्या? अल्पसंख्यक, ठीक है। तो अल्पसंख्यक, अब पता चलेगी ना इसमें क्या अंतर है। जो संख्या में भाई कम है, जिनकी पॉपुलेशन कम है, वो सब माइनॉरिटी के होते हैं, अल्पसंख्यक होते हैं। और जो मेजोरिटी में होते हैं, जो नंबर ऑफ पीपल्स ज़्यादा होते हैं, वो तुम्हारे मेजोरिटी में होते हैं, ठीक है ना। अब ठीक है ना, क्लियर है। तो भाई दोस्तों क्वेश्चन ये आता है कि इनमें से कौन से अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की गई है। तो दोस्तों पता होना चाहिए अनुच्छेद 29 और 30 में, दोनों में अल्पसंख्यक की बात बोली गई है ना, ठीक है। अनुच्छेद 30 की बात कर लें तो ऐसे मामले में इनके हितों की रक्षा करेंगे, बिल्कुल सही बात है, माइनॉरिटी की। अब मतलब क्या रक्षा करोगे सर, ये तो बताओ भाई। उनकी भाषा बचाएंगे, उनके कल्चर बचाएंगे, उनकी प्रैक्टिस बचाएंगे। मान लो कोई जनजाति है या कोई अल्पसंख्यक है, तो उनके जो कल्चर है, उनकी लैंग्वेज है ना, उनके कुछ तरीके जीने के, उनके जो कस्टम है ना, उनकी जो प्रथाएं, उन्हें संरक्षण देंगे दोस्तों, है ना। ये सब यही तो रक्षा करेंगे हम, उनके कल्चर, उनकी लैंग्वेज, उनकी प्रैक्टिस, है ना, जो उनमें मानते हैं, उनके सारे जो फंक्शन है, उन सबको सेव करने की उन्हें संरक्षण देंगे, ताकि वो लोग मतलब विलुप्त ना हो, उनका कल्चर विलुप्त ना हो। इसलिए हम ऐसे मामले में अल्पसंख्यक की बात बोल रहे हैं कि भाई वो भी लोग आगे मुख्य धारा में जुड़े रहे और आगे जाएं, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है। अल्पसंख्यकों को अपनी शैक्षणिक एवं शैक्षणिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, है ना, खोलने का और चलाने का अधिकार। ऐसे मामले में दोस्तों ये सरकार बोलती है, या हमारे जो संविधान है बोलता है अनुच्छेद 30 कि भाई जो अल्पसंख्यक लोग हैं ना, उन्हें अपने हिसाब से, अपने तौर तरीकों से, अपने धर्म के अनुसार और अपनी प्रथाओं के अनुसार, या जो संख्या में कम है, वो अपने हिसाब से दोस्तों स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है मदरसा हुआ, है ना, अपना जो गुरुकुल है ये हुआ, है ना। अब देखो ये सारे चीज़ों का होता है, बहुत पर्शियन स्कूल होते हैं, आंग्ल भारतीय स्कूल होते हैं, आपको पता है ना, ये सब माइनॉरिटी में है ना।
तो ऐसे मामले में जो अपने अपने स्कूल खोल लेते हैं, आपको पता है, तो वो सही बात है भाई। तो एजुकेशन की बात करें तो भाई बिल्कुल सही बात है। ऐसे मामले अपने हिसाब से शिक्षा स्कूल खोलें, कॉलेज खोलें और अपने हिसाब से उन्हें चलाएं आगे, ठीक है ना, आपको पता होनी चाहिए। तो ये सरकार तय करेगी कि सरकार का इसमें कितना पैसा लगा है। और दोस्तों मैं एक शब्द में बोलूँ, ये इसकी जो संस्थाएं होती हैं ना, कई टाइप की होती हैं। मतलब पॉलिटी हमारे लक्ष्मीकांत में 3-4 टाइप की दी हुई है कि जब सरकार का रोल, सरकार का पैसा लगा हो या सरकार का कितना पैसा लगा हो, तो भाई वो ये सारी 4-5 कंडीशनें होती हैं। उसके आधार पर या तो सरकार का ज़्यादा पैसा लगा हो तो सरकार की वहाँ पे अथॉरिटी रहती है, सरकार के भी रूल एंड रेगुलेशन रहते हैं, है ना। और पूरा पैसा किसी धर्म का ही लगा है, विशेष मतलब समुदाय का लगा है, तो वहाँ पे सारी जो रूल एंड रेगुलेशन है, नियम कानून है, वो खुद वो धर्म ही बनाएगा, ठीक है ना। वो सारी चीज़ डिपेंड करती है कितना कौन कितने मेजोरिटी में, ठीक है। ठीक है भाई, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, भैया एक और याद रखनी है, क्या, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि भाई जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, भाग 3 है ना, इन हमने भाग 3 में इतनी सारी बातें करी सुरक्षा की, तो भाई ये तो बताओ कि हम सुरक्षा जाएं कहाँ। तो भाई जाना कहीं नहीं है, अनुच्छेद 32 में जाना है और बोलना है भाई इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को लागू करने से संबंधित उपचार। मतलब अगर इस भाग में जो जितने भी प्रावधान दिए गए हैं ना, अगर उनमें कोई उल्लंघन करता है ना, कोई समस्या आती है, तो भाई अनुच्छेद 32 हमारे लिए तैयार है, बैठा हुआ है कि भाई हम तुम्हारी, मतलब वो रायपाल है ना, मुझे आता है मुझे, तो भाई हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो अनुच्छेद 32 क्या बोल रहा है, छाती पीट के हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। मतलब मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के बारे में बात करें तो भाई कौन आएगा, अनुच्छेद 32 है ना, वो हमारा संरक्षक है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि भाई संविधान में हमारे जो मेन आदमी है ना, जो काम करता है फंडामेंटल का, वो अनुच्छेद 32 है, ठीक है ना। तो आगे देखें हम अनुच्छेद 33, इस भाग द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों की संशोधित करने की संसद की शक्ति। दोस्तों अगर फंडामेंटल राइट में कुछ बदलाव करने समय के अनुसार, तो वो कौन करेगा, पार्लियामेंट करेगी, सीधी सी बात है। तो मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किए जा सकते हैं, बिल्कुल किए जा सकते हैं। कौन करेगा, संसद करेगी। कौन, संसद करेगी, ठीक है ना। तो भाई संसद करेगी, पार्लियामेंट करेगी, आपको पता होना चाहिए, है ना। तो कौन से आर्टिकल में, 33 में। अनुच्छेद 34 की बात करें दोस्तों, आपको पता है, इस भाग द्वारा प्रदत्त उन परिस्थितियों में रोक जबकि किसी स्थान पर सैन्य शासन लागू हो। जानते हो ना सैन्य शासन, मिलिट्री लॉ, है ना। देखो अपना जो कोर्ट अलग है, पता है इसमें, और एक मार्शल कोर्ट अलग होता है। मतलब मिलिट्री का कोर्ट कतई अलग होता है सुप्रीम कोर्ट से, है ना, वहाँ के अपने तरीके होते हैं। तो भाई ऐसे हालात में अगर कोई असुरक्षा का अभाव है भारत में, है ना, कोई इनसिक्योरिटी का अभाव है ना, कोई इशू आ रहा है, ऐसे हालात में भाई फंडामेंटल राइट के लिए हम ऐसे मामले में अनुच्छेद 34 बोलता है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त उन परिस्थितियां, ऐसी सिचुएशन दोस्तों जहां पे किसी स्थान पर सैन्य शासन लगा हो, तो ऐसे हालात में हम पार्लियामेंट तय करेगी वहां पे क्या सिचुएशन रखनी है, क्या नहीं रखनी है ना। तो आर्टिकल 34 में क्या है, मिलिट्री शासन की बात बोली गई है फंडामेंटल राइट में, है ना। अनुच्छेद 35 की बात करें, इस भाग के प्रावधानों को प्रभावी बनाने से संबंधित नियम, मतलब बहुत ही इफेक्टिव बनाना है भाग 3 को, कितना बढ़िया, क्योंकि अल्टीमेटली हमें इसमें करना क्या है, लोगों की सुरक्षा करनी है ना, ये तो करना है। तो भाई उन्हें संरक्षण देना है। फंडामेंटल राइट का मतलब क्या है, मौलिक अधिकार, सुरक्षा देनी है। तो ऐसे हालात में अच्छे से अच्छी कोशिश करी जाए, सरकार अच्छे से अच्छी कोशिश करे, और कि भाई इस वाक्य प्रावधानों को अच्छे से अच्छे इफेक्टिव हो पाएंगे, मतलब सच में लोगों की सुरक्षा हो पाए, है ना। ऐसे नहीं खाली बोल दिया, वैसे तो आपको भी पता है कितनी कौन सुरक्षा कर पाता है और किसको कितने अधिकार है ना, क्या पॉलिसी रहती है सरकार की और कैसे सरकार अपना तरीका दिखाती है, वो हमें बात नहीं करनी है, वो सब पॉलिटिशियन की बातें। हमें मुद्दा याद रखना अपनी पॉलिटी के लिए, अपने सिलेबस के लिए, कि ऐसे हालात में मतलब बहुत अच्छे से इफेक्टिव बन पाए, है ना। तो हमें देखो मेजरली अपन को अब क्या ध्यान रखना है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, अपन ने सबसे पहली स्लाइड कौन सी पढ़ी भैया, समता का अधिकार। तो कितने आर्टिकल, कितने भैया जी आर्टिकल, 5, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार कितने हैं भैया, 1 2 3 4, ठीक है, 4, 5 पहले थे, 4 ये गए, ठीक है। कितने हैं भैया, 23 और 24, कितने मतलब 2, 5 पहले थे, 4 बाद में आए, 2 अब आ गए, ठीक है। कितने हैं भैया, 1 2 3 4, 4। तो भाई मैं अगर थोड़ा इरेज करके 1 सेकंड में आपको बताऊं,
तो आपको कैसे याद रखना है, हमारे जो अधिकार हैं उनके टाइप हैं, भाई इनके कौन कौन से कितने कितने आर्टिकल हैं, है ना। तो 54 आपको ट्रिक कर लेनी है याद, 24 और 21। भाई हमने पहले 5 पढ़े, फिर 4 पढ़े, 14 से लेकर 18 तक, 18 से लेकर 22 तक, 23, 24 और 24 के बाद 25, 26, 27, 28, 29, 30, एक आर्टिकल 32। तो आपको कितने पता होने चाहिए, 54, 24, 21, ऐसे आपको याद रखना है। 5 आपको पता है, 14 से लेकर 18 तक पूछ लेता है भाई एग्जाम में, यही आता है कि भाई कौन कौन सा धार्मिक अधिकार है और कहाँ से कहाँ तक है, और कहाँ से कहाँ तक स्वतंत्रता का अधिकार है, कहाँ से कहाँ तक शोषण के विरुद्ध अधिकार है, और कौन सा उपचार के वाला अधिकार है, वो कहाँ पे है, संरक्षण वाला, है ना। तो ये सारी चीज़ पता नहीं, तो आपको क्या याद रखना है, 54, 24, 21। आप दोस्तों ये टेलीग्राम पे पूरी स्लाइड पड़ी हुई है, आप वहाँ पे केयरफुली पढ़ सकते हैं दोबारा जाके, है ना। तो वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पड़ी हुई है। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है 54, 24, 21, ठीक है ना। तो हमने दोस्तों ओवरऑल क्या किया, सारी चीज़ देखी हमने कि भाई कैसे हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, है ना, उनके सारे फीचर देखे और उनकी सारी टाइप देखे, और सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके बन जाएंगे, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आगे हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, आप कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना। तो और हम जैसे जैसे हमें मोटिवेशन मिलता है, जितना आप शेयर करेंगे उतना, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, और हम अगले वीडियो में लेके आएंगे इसका अगला पार्ट, ठीक है। मतलब अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चले जाएंगे, है ना, संविधान के अगले भाग की तरफ चले जाएंगे। थैंक यू सो मच।